हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है मुकेश सुतार और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10th लेवल मैथ्स, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया आदि गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम आने वाली है। चाहे आपका स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे किसी भी फील्ड का एग्जाम हो, अगर उसमें 10+2 लेवल का सिलेबस है तो ये जरूर रहेगा। और मैं वही चैप्टर्स पढ़ाऊँगा जो 10+2 लेवल सिलेबस के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल MS स्टडी 01 के साथ और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे ले जाइए। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं क्या करूँगा कि सारे चैप्टर को अपने, मान लो किसी भी आप, अगर आप ये मान के चलो, अगर आप एक बिगिनर हो या फिर आपने अभी तैयारी करनी शुरू की है, आप एकदम जीरो लेवल से तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो आपको पहले, सबसे पहले हर चैप्टर की बेसिक सीखनी चाहिए। अब हर चैप्टर की बेसिक सीखना क्यों ज़रूरी है? क्यों हर चैप्टर की बेसिक सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि सभी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि चैप्टर मेन चैप्टर का ना होकर उसमें कुछ अदर चैप्टर्स भी काम में आते हैं। जैसे आपको, अगर आप एवरेज का क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मान लो कहीं पे परसेंटेज की भी जरूरत पड़ जाए निकालने की, कहीं पे आपको नंबर सिस्टम की भी जरूरत पड़ जाए, कहीं पे एलसीएम निकालने की भी जरूरत पड़ जाए, तो आपको पहले वो समझना पड़ेगा हर चैप्टर का बेसिक। आप एलसीएम कैसे निकालोगे, आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, आप प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे, आप वो क्या बोलते हैं कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो ऐसे आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी मेंटेलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है पहले कि आपको पहले तो एक चीज़ कैलकुलेशन में इतना स्ट्रॉन्ग बनना है कि आप हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन गुणा भाग करना हो वो आराम से इजीली कर पाओ। दूसरी चीज़, अगर आपका हर चैप्टर का बेसिक क्लियर होगा, चाहे चैप्टर आपने कंप्लीट ना पढ़ा हो, अगर बेसिक आता है आपको, मान लो अगर परसेंटेज निकालना आता है बेसिक रूप से, अगर एलसीएम एचसीएफ लेना आता है बेसिक रूप से, अगर आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में बेसिक पता है कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना आता है बेसिक रूप से, तो आपका फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स? जब आप मान लो अगर आप नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ रहे हो शुरुआत से, अगर आप जीरो लेवल से पढ़ रहे हो नंबर सिस्टम को, तो मान लो अगर कहीं पे एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो जहाँ पे आपको एलसीएम निकालने की जरूरत पड़े, तो आपका अगर बेसिक क्लियर है, आपको एलसीएम निकालना आता है बेसिक रूप से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है या ना पढ़ा। लेकिन आपने अगर बेसिक भी नहीं क्लियर किया तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। अगर इस चैप्टर में कहीं पर क्वेश्चन आ जाए आपको परसेंटेज निकालने का, तो आप वापस वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए आपको एवरेज लेने का, तो आप वापस वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मेरा कहने का बेसिक मतलब क्या है कि जब भी अगर हमें तैयारी शुरू करनी है जीरो लेवल से, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हर चैप्टर का बेसिक पढ़ना चाहिए। जिससे क्या होगा कि हम हर चीज़ बेसिक जान पाएंगे। तो जब हम किसी भी चैप्टर को जीरो टू एडवांस पढ़ेंगे तो हमारा बेसिक हर चैप्टर का क्लियर होगा। अदर चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास कुछ भी उसमें करना पड़ेगा, चाहे एलसीएम लेना हो, चाहे परसेंटेज निकालना हो, हम आराम से निकाल पाएंगे। चाहे हमें एलसीएम पूरा चैप्टर आता हो या ना आता हो, हमें बेसिक आना जरूरी है, क्योंकि दूसरे चैप्टर में रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उसमें सिर्फ बेसिक आपको आना जरूरी है। ठीक है, तो हम इसमें ये नहीं है कि मैं चलो बेसिक पढ़ाने लग जाऊंगा तो मेरे को बेसिक में ही हर चैप्टर के 4-4 5-5 क्लास होने लग जाएगी, नहीं होगी स्टूडेंट्स। मुझे सिर्फ आपको इतना बेसिक पढ़ाना है जितना आप दूसरे चैप्टर में अगर कहीं पे भी जरूरत पड़े तो आप आराम से निकाल पाओ। और वो हर चैप्टर का बेसिक मैं एक क्लास में कंप्लीट करा सकता हूँ। मैं एलसीएम को आपको एक क्लास में इतना ज़रूर सिखा दूंगा कि आप जब भी एलसीएम, कहीं पे भी आपको एलसीएम नॉर्मली निकालना पड़े तो आप आराम से निकाल सको। मैं एक क्लास में आपको एवरेज लेना ऐसे सिखा सकता हूँ कि जब भी आपको किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको एवरेज की जरूरत पड़े तो आराम से ले सकते हो। तो ये नहीं है कि हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ बेसिक में हर चैप्टर की एक क्लास करेंगे जिससे हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर चैप्टर वाइज चलते जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक में शुरुआत कहाँ से करते हैं? हम शुरुआत यहीं से करते हैं, कैलकुलेशन से। अगर आपको अपना चैप्टर को माइंडली स्ट्रॉन्ग बनाना है, आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आपको आना चाहिए कैलकुलेशन। आपको माइंड कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। आपको दिमाग में ही कैलकुलेशन, कैलकुलेशन क्या है? गुणा भाग, गुणा भाग हो गया, जोड़ हो गया, बाकी हो गया, स्क्वायर लेना हो गया,
क्यूब लेना हो गया, ये सारी कैलकुलेशन के फॉर्म है। इनको आपको जो भी ट्रिक से हो या फिर कोई भी फॉर्मूला वगैरह कुछ भी हो, जब भी आप इन सबको करो तो आपको अपने माइंड को इस प्रकार सेट करना है, इनकी इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको अपने। अभी जो आप का जीरो लेवल से चल रहा है, आपके पास टाइम है काफ़ी, अभी आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कैलकुलेशन की कि आप आराम से कैलकुलेशन को दिमाग में ही कर पाओ। कहीं कितना भी बड़ा गुणा आ जाए आप दिमाग में कर लो, कितना भी बड़ा भाग आ जाए आपको ये ना हो कि यार ये कैसे करूं। कितनी भी बड़े मान लो स्क्वायर लेना हो, क्यूब लेना हो, आप चुटकियों में आंसर कर पाओ। क्योंकि मैथ में होता क्या है, मैथ में बेसिक यही तो दिक्कत है मैथ की, मैथ घूम घूम कर वापस चलती रहती है। ये नहीं है कि मैं एवरेज पढ़ रहा हूँ तो मुझे सिर्फ एवरेज ही चाहिए होगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको वहाँ पे स्क्वायर लेने की भी जरूरत पड़ जाती है, वहाँ पे आपको परसेंटेज की भी जरूरत पड़ जाती है कई बार। तो यही तो मैथ है, आप पढ़ रही हो कुछ और आपको जरूरत पड़ रही है कुछ और की। तो जब तक आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी, आपकी मेंटेलिटी स्ट्रांग नहीं होगी, आप क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर पाओगे। और जब तक आप क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर पाओगे, आप दूसरों से आगे कैसे निकल पाओगे? क्योंकि जब आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो तो आपको क्या होता है, कंपटीशन का मतलब क्या है कि स्पर्धा, आप दूसरों से स्पर्धा करके आपको आगे निकलना है। गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको एक वैकेंसी देगी और यहाँ पे स्टूडेंट है 3, ये 3 स्टूडेंट इसी एक वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या करेगी, 100 क्वेश्चन देगी और 1 आवर का टाइम देगी। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि मैं इन तीनों को, इसको भी, इसको भी और इसको भी, इन तीनों को 100 क्वेश्चन दूंगा, तीनों को 1 आवर का टाइम दूंगा। लेकिन मुझे ये पोस्ट उसी को देनी है जो इस 1 आवर में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस जो अच्छी दिखा सके, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कर सके। तो आपको बराबर टाइम मिल रहा है, बराबर क्वेश्चन मिल रही है, तो आपको ये तीनों को बराबर टाइम मिल रहा है, बराबर क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो ये ए इन दोनों से आगे कैसे निकलेगा? तभी निकल पाएगा ना जब ये ए गुणा को ऐसे 32 को 32 से गुणा करना हो तो ऐसे ना करके, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 4 12 1024। अगर ये इन दोनों से आगे तभी निकल पाएगा जब इस गुणा को ऐसे ना करके अब किसी ट्रिक से या माइंड में ही कि ये 32 को 32 से गुणा करना है, 1024 आ गया बस 2 सेकंड में। ये तब ऐसे कर पाएगा जब 2 सेकंड में इसके आंसर आ जाएंगे, देखते कि हाँ 32 को 32 से गुणा करना, हाँ 1024। तभी ये इन दोनों को कंप्लीट करके आगे निकल पाएगा। जब ये इन दोनों को कंप्लीट करके आगे निकल पाएगा तभी तो ये इस पोस्ट को हासिल कर पाएगा। तो कंपटीशन का मतलब ही है आपको कंप्लीट करके आगे निकलना। यानी आपकी कैलकुलेशन, आपकी हर चैप्टर की बेसिक इतनी स्ट्रांग चाहिए कि जरूरी नहीं आप क्वेश्चन जिस चैप्टर का है वही करो, अगर उस चैप्टर में भी दूसरे से रिलेटेड कुछ आ गया तो आप चुटकियों में कर दो। ठीक है, तो हम कैलकुलेशन में शुरुआत करते हैं जोड़ से। यानी जोड़ कैसे करेंगे, अगर कोई आपको जोड़ करना हो, जोड़ करना, तो आपको वैसे नहीं जोड़ना है कि मैं चलो 25 को 30 में जोड़ता हूँ तो ये 0 हो गया, 5 हो गया, ये 7 हो गया। जोड़ में आपको क्या करना है कि आपकी माइंड कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको दिमाग में जोड़ लेना है कि 25 30 कितने हो गए, 55 हो गए। आपको माइंड में इतनी कैलकुलेशन करनी है, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है माइंड पावर को कि आप देखते आंसर कर पाओ। कैलकुलेशन में जब तक आप ऐसा नहीं कर पाओगे आप क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर पाओगे, टाइम पर होगा ही नहीं क्वेश्चन। मैं एसएससी में क्या होता है आपको पता है, एसएससी में होता है 100 क्वेश्चन देती है एसएससी, टाइम क्या देता है प्री में, 1 आवर का टाइम देता है। 100 क्वेश्चन देती है, 1 आवर का देता है। इसमें 25 मैथ्स के भी होते हैं, 25 रीजनिंग के भी होते हैं, 25 जीके के जीएस के भी होते हैं और 25 इंग्लिश के भी होते हैं। चलो माना कि इन 50 में आपको टाइम नहीं लगेगा, या आप अगर आपको आता है तो आप इन 50 को 15 से 20 मिनट के अंदर ही कर दोगे, 15 से 20 मिनट में अगर आपको आता है तो, वरना आप नहीं कर पाओगे। लेकिन ये क्वेश्चन आपको आता है और आप 50 क्वेश्चन मैथ के 25 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपकी कैलकुलेशन हिस्ट्री होंगी, वरना आपको आता है तभी नहीं कर पाओगे। ये जो
40 से 45 मिनट बच रही है आपके पास। इसमें ये 50 क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। इसमें क्या हो रहा है कि 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको टाइम 50 मिनट मिल ही नहीं रहा है, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मिनट भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो आप तभी कर पाओगे जब आप 32 को 32 से गुणा करने के लिए वैसे जोड़ने के लिए वैसे नहीं कि 64 आ रहा है, आपको जोड़ना दिमाग में आ जाना चाहिए, ये तो 64 आएगा। आपको इन सेकंडों को, इन टाइम को बचाकर इसमें लगाओगे क्वेश्चन में, तभी आप पूरे क्वेश्चन कर पाओगे और आप पे अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे, अच्छा रिजल्ट ला पाओगे। ठीक है, तो समझे मेरे बात को। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जोड़ को आपको इस प्रकार करना है माइंडसेट में कि आपको सोचना ना पड़े, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप गुणा भाग जोड़ बाकी का अगर जब तक ऐसे नहीं कर पाओगे जहाँ पे आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो आप आगे नहीं निकल पाओगे। आपको इस प्रकार माइंड सेट करना है, इस प्रकार अपनी मेंटेलिटी बनानी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, अब इस प्रकार स्ट्रेटेजी बनानी है कि आप जोड़ बाकी गुणा भाग को अपने माइंड में ही कर पाओ। ठीक है, तो साधारण जोड़ क्वेश्चन क्या कहता है, पहला फॉर्म है हम साधारण जोड़, कि कोई भी जोड़ हो हम साधारण जोड़ते हैं कैसे, जैसे 26 को 27 से जोड़ना हो गया, एक साधारण जोड़ है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 26 दूनी 52 प्लस 1 53 हो गया। आपको माइंड सेट में क्वेश्चन कैसे करना है, ये आपके पास 26 दे रहेगा, आपको क्या 26 में जो 27 जोड़ना है, तो आपको ऐसे लिख के नहीं जोड़ना है 27, आपको क्या करना है, इन दोनों में रिलेशन क्या हो रहा है पता है आपको, ये इस 27 एक ज़्यादा है, तो क्या क्यों ना मैं इसको 26 ही मान लूँ एक बार, तो 26 माना तो 26 26 दूनी 52 हो गया, 26 का आपको टेबल आता है 52 हो गया, प्लस 1 वापस जोड़ दो 53 हो गया। आपको यहाँ पे लिख के ऐसे नहीं कैलकुलेट करना है 6 और 7 13 हो गए, 4 है 5, नहीं बिल्कुल ही नहीं, आपको सीधे माइंड में आ जाना चाहिए कहा 26 26 दूनी 52 1 53 हो गया। ठीक है, ऐसे आप जब कैलकुलेशन करने लग जाओगे ना, तो आपका माइंड सेट होगा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो साधारण जोड़ में क्या दे रखा है हमें, 40 प्लस 30, आपको पता है 40 प्लस 30 कितना होता है, 70 होता है, तो ऐसे जोड़ के थोड़ी करोगे। 40 प्लस 30 को जब आपको लिखना है तो आपको क्या दिमाग में देखना है, ये 4 प्लस 3 7 हो गया, दोनों में एक जीरो है, 70 हो गया। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा आपको, माइंड जब आप ऐसे प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना माइंड से, तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आप चुटकियों में आंसर करने लग जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, 45 को 70 से जोड़ना है। अब आपको 45 प्लस 70 ऐड करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 को एक बार भूल जाना है, 40 को 70 से जोड़ो 110 हो गए, 5 115 हो गए, 40 को 70 से जोड़ा 110 हो गए और 5 115 हो गए, कोई भी दिक्कत। फिर क्या दे रखा है, 28 को 45 से ऐड करना है, 28 को 45 से ऐड करना है। क्या मेंटेलिटी बन रही है आपकी, यहाँ पे 8 को छोड़ दो 5 को छोड़ दो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 20 को 40 से जोड़ा 60 हो गए, और 8 5 13 हो गए, 73 हो गए, चुटकियों में आंसर आएगा। जब आप ऐसे माइंड कैलकुलेशन करने लग जाओगे तभी आप क्वेश्चन को टाइम पे कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में मैथ में तो कैलकुलेशन आनी ही आनी है, ऐसा नहीं है कि मैथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा मेरे को पढ़ना है सिर्फ आंसर देना है, वो जीके और इंग्लिश में पॉसिबल है, थोड़ा बहुत रीजनिंग में भी हो सकता है, लेकिन मैथ में तो कैलकुलेशन आएगी ही आएगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चनों में कैलकुलेशन टफ आ जाए, कुछ में नॉर्मल आ जाए, और कुछ एक दो अपवाद हो सकते हैं तो बिना कैलकुलेशन के आ जाए। बाकी हमेशा आप याद रखना स्टूडेंट्स, हर क्वेश्चन में मैथ में कैलकुलेशन आती ही आती है, आपको कहीं पे जोड़ करना ही पड़ेगा, आपको बाकी मिलेगी ही मिलेगी, आपको गुणा भाग मिलेंगे ही मिलेंगे, आपको स्क्वायर क्यूब मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन को आपको जब तक आपको बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आप चैप्टर को तो क्लियर कर लोगे, लेकिन क्वेश्चन करने में आपका वही टाइम, हर क्वेश्चन को आप नॉर्मल से क्वेश्चन को जो 20 सेकंड का क्वेश्चन है आपको उसको 3 3 4 4 मिनट में करोगे तो आप कैसे कर पाओगे, 40 मिनट में आप 50 क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि साधारण जोड़ आपको कैसे करना है। साधारण जोड़ में आपको नॉर्मल आपको जोड़ दे तो उसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस माइंड कैलकुलेशन करनी है, आप जोड़ के आंसर प्राप्त कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है कि 77 को 90 से, तो आपको पता है 77 को 90 से ऐड करना है, तो क्या कैसे करेंगे,
77 हो गया, ये 90 हो गया, 7 को भूल जाना है एक बार। 70 और 90 कितने, 160 हो गए, प्लस 7 हो गए, 167 हो गए। बस माइंड कैलकुलेशन करनी है। फिर क्या दे रखा है, 57 को 78 से, 57 प्लस 78, इन 7 और 8 को भूल जाना है, और 50 और 70 कितने हो गए, 120 हो गए, प्लस 7 और 8 15 हो गए, 135 हो गए। बिल्कुल भी माइंड में कैलकुलेशन करना। फिर क्या दे रखा है, 99 प्लस 78, यहाँ पे 99 प्लस 78 दे रखा है। तो आपको एक चीज दिख रहा है, ये एकदम 100 के करीब है। अगर इसे 1 मिल जाए तो ये 100 बन जाएगा। और किसी भी संख्या में अब अगर हमें 100 जोड़ना हो तो हम इजीली जोड़ सकते हैं, ये तो आपको भी पता है। अगर इसे 1 मिल जाए तो इसे ये 100 बन जाएगा। अगर यहाँ से हम 1 कम करके इसको दे दें, ये 100 बन जाएगा। ये 100 बन जाएगा तो ये कितने बन जाएगा, 1 निकाल दिया, 77 बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना कितना आसान हो जाएगा, 100 में 77 करना तो 177 हो जाएगा। तो ये आप इसको लिख के थोड़ी करोगे, मैं इसको 1 दूंगा, ये 1 लेगा, अब ये 100 बनेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको माइंड में सोचना है, 1 इधर जाएगा, 100 बनेगा, और 177 हो जाएगा। जब ये आप सोचने लग जाओगे तो बिल्कुल यकीन मानो आपका क्वेश्चन चुटकियों में होगा। दे रखा है 918 को 433 से जोड़ना है, 918 प्लस 433। अब इसको कैसे निकाले, ये थोड़ी बड़ी संख्या होगी, तो यहाँ पे आपकी माइंड कैलकुलेशन काम आएगी। अब जब इन बड़ी संख्या होगी, ये तो आपको चलो इजीली जोड़ भी सकते हैं वैसे भी बेसिक मेथड से, लेकिन इसको जब आप जोड़ोगे आपको कम से कम 20 से 30 सेकेंड लगेंगे। अगर आपको क्वेश्चन ही पूरे 40 मिनट में करना है, और इसको एक जैसे ये कहीं पे मिल गया, इसे मान लो 4-5 संख्या का मिल गया, तो आप तो फिर उसे ही कर पाओगे। आपको क्या देखना है कि 900 में 400 जोड़ देंगे, 13 हो गया, 18 में 33 जोड़ेंगे, 51 हो गया, 1351 हो गया। बस माइंड में कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन करनी है तो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, इजी पार्ट्स बना लो, और अलग अलग बड़े पार्टों को एक साथ जोड़ दो, छोटे पार्टों को एक साथ जोड़ दो। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 और 7 को अलग कर दिया, ये बड़े पार्ट हो गए 50 और 70, इनको जोड़ दिया, और 7 और 8 15 इनको जोड़ दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, अलग पार्ट बनाई, ये 18 को अलग कर दिया, 33 को अलग कर दिया, 900 और 400 1300 हो गए, और 18 और 33 51 हो गए, 1351 बन गया। आपको बस माइंड कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो समझ में आई आपको बेसिक जोड़ कैसे करनी है। बाकी सब आप प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल बहुत है, और भी कुछ है, कुछ भी ले लो, बस प्रैक्टिस करो। जब तक आप कम से कम 50-60 की बार ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, 100 बार 200 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहो। मैं कितना समझा पाऊंगा, तो चलो मैं 50 कर दूंगा, तो इससे ये थोड़ी है कि मैं जो बताऊंगा वही एग्जाम में आएगा। मैंने बता दिया कि कैसे आपको ऐड करना है, जोड़ करना है, आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। बस प्रैक्टिस खुद करो, माइंड में कैलकुलेशन करो, पार्ट्स को छोटा बनाओ, अलग जोड़ो, और माइंड में ही अलग जोड़ जोड़ के वापस जोड़ दो। जब आप ऐसा करने लग जाओगे तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जैसे क्या दे रखा है, 5 6 8 9, चलो ये लास्ट कर दे, 5 6 6 8 9, उसमें क्या ऐड करना है हमें, 6 7 8 9, 6 7 8 9, ये है ना। अब ये थोड़ा टिपिकल है, इसमें टाइम भी जाएगा और बच्चे कंफ्यूज भी होंगे। तो क्या आपको एक चीज़ दिख रही है, अगर मैं बड़े पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो ये 5 जा रहे हैं, यहाँ पे 6 जा रहे हैं, 5 और 6 कितने हो गए, 11,000 हो गए। यहाँ पे कितने हैं, 600 है और 700 है, तो कितने हो गए, 600 और 700 1300 हो गए। तो 11,000 में हम जब 1300 जोड़ेंगे तो 12,300 हो गए। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, 89 और 89। अगर हम इन दोनों को 90-90 मान ले तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, वापस 2 घटा दो, 178। इसमें 178 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,478 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत, इससे इजी आया या फिर वैसे जोड़ते टाइम लगता। जैसे हम इसको सीधे जोड़ेंगे, अगर सीधे जोड़ रहे हैं हम 6 7 8 9, तो 9 9 18 हो गए, फिर असल की एक आ गई 6 6 8 8 16 हो गए, एक 17 हो गए, वापिस असल की 6 और 7 13 हो गए, एक 14 हो गए, वापिस एक असल की 5 और 6 11 हो गए, एक 12 हो गए। अब ये आपको इजी लगा या वो पहले वाला,
इसमें क्या करना है, ये तो मैंने बताने के लिए वो पहले वाले में टाइम लिया था। आपको क्या करना है, 5000, 6000, 11000 हो गए, 600, 700, 1300 हो गए, 12300 हो गए और 178 हो गए, 12478 हो गए। वाह, ये जोड़ा या वो इजी है। आप जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना खुद, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, चुटकियों में, सेकंडों में आप आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जब हमारे पास क्वेश्चन इस टाइप की आती है कि जब इकाई का अंक एक ही अंक बार बार बन के रिपीट हो रहा है, उनका क्वेश्चन को करने का कुछ मेथड नहीं होता। बस आपको इजीली जोड़ बाकी में कोई ट्रिक नहीं होता, बेसिक रूप से जोड़ बाकी में ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि मैं इसको ट्रिक से इजीली कर पाऊँ। बस आपको माइंड कैलकुलेशन, यही जो मैंने बताई वही ट्रिक है, बस अपने आप में ट्रिक बनाओ, जोड़ बाकी में और कोई ट्रिक नहीं है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब इकाई का अंक एक ही बार रिपीट होके आ रहा है, जैसे आ गया +3 ये आ गया, +3 आ गया, +33 आ गया, +3 आ गया, ठीक है। जब ये क्वेश्चन एक ही अंक के बार बार रिपीटेशन होके आ रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन को जोड़ने बैठोगे तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कई बार तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं हम, यार ये इसको कैसे जोड़ूंगे, ये 3 3 3 3 देख कर ही कंफ्यूज हो जाता है कुछ बंदा, तो कुछ स्टूडेंट्स तो। अगर आप इनको ऐसे लिख के जोड़ोगे, या तो सॉरी ऐसे लिख के जोड़ोगे, ऐसे, ये भी तभी जोड़ पाओगे जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, क्योंकि ऐसे आपको जरूर कंफ्यूज करेगा, इसको यहाँ लिखूँ या इस साइड में लिखूँ, ये यहाँ पे आएगा यहाँ पे, और ऐसे ऐसे करता करता बच्चा टाइम वेस्ट कर देता है। आप इसको ऐसे नहीं जोड़ पाओगे, ऐसे कब तक जोड़ पाओगे यार, लिखने में आपको टाइम लग जाएगा ऐसे। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इस संख्या में 5 डिजिट है हमारे पास, इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। फिर क्या हम देख रहे हैं कि हर संख्या का इकाई का अंक 3 ही आ रहा है, हर संख्या का इकाई का अंक 3 ही आ रहा है। अगर आप ऐसे लिख के जोड़ते तो पहले क्या जोड़ते, इकाई के अंकों को तो जोड़ते, आप ऐसे ही जोड़ लो, हर संख्या में इकाई का अंक 3 आ रहा है, हर संख्या हमारे पास कितनी है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 5 15 हो जाएगा, एक बार पढ़ा रहने दो। फिर हर संख्या में दाई का अंक आ रहा है, लास्ट को छोड़ दो, 4 में आ रहा है, तो दाई का कितना हो जाएगा, फिर दाई का हो जाएगा 3, 4 में आ रहा है कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 4 तेरी 12। फिर हर संख्या में सैकड़े का अंक आ रहा है, इन दोनों को छोड़ के 3 में आ रहा है, तो सैकड़े का कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। फिर इन दो में 10,000 का, 1000 का अंक आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा। फिर इस लास्ट संख्या 1 में ही 10,000 का अंक आ रहा है, तो ये 3 × 1 हो जाएगा, ये कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सैकड़ा, 1000, 10,000, ये बस आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, ये तो मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ, आपको इतना नहीं करना है। आप जब भी यहाँ पे लिख के ऐसे जोड़ोगे तो आपको पता है कि पहले हम इकाई के अंक जोड़ते हैं, फिर दहाई का अंक जोड़ते हैं, फिर सैकड़े का, फिर 1000 का और 10,000 का। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहे हैं उनको सिर्फ एक डिजिट में लेके चलना है, यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ चलो, राइट से लेफ्ट की तरफ चलो और एक डिजिट में लेके चलना है, बाकी सभी नेक्स्ट डिजिट के साथ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास, तो आपको क्या करना है कि आपको इनको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते चलना है और सभी को सिर्फ एक डिजिट में ऐड करना है, बाकी संख्या का जो हमारे पास डिजिट है उसको दूसरों में जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 15 है, हमें सिर्फ एक डिजिट लेना है, हमने 5 लिया, कितना बच गया, 1 बच गया, एक इसको जो ऐड करो, इसको एक को इसमें ऐड करो, +1, तो ये कितना बन गया हमारे पास, 13 बन गया। अब 13 का 3 आ गया, वापस 1 बच गया, इसको 1 को वापस इसमें 1 करो, कितने आ गए, 9 और 1 10 आ गए, 0 आ गया। अब वापस 1 बच गया, इसको 1 ऐड करो, 6 और 1 कितना आ गया, 7 आ गया। अब तो एक ही डिजिट है हमारे पास, और ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो हमारे पास क्या बन गई, 33 0 35। क्या ये यही संख्या है, चलो देख लेते हैं। मैंने क्या यहाँ पे 3 3 लिख दिया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 बार लिख दिया, 2 बार हो गया और 1 बार हो गया। चलो इसको ऐड करते हैं, तो 3 6 3 9 3 12 और 3 15 का 5 आ गया, हल्की 1 आ गई, 4 3 12 और 1 13 का 3 आ गया, हल्की 1 आ गई।
3 3 9 और 1 10 हो गया हासिल की, एक यहाँ पे आ गई 3 3 6 और 1 7 हो गया, और ये 3 हमारे पास है। कितना आया आपके पास? 37,035। यहाँ पे कितना आया? 37,035। आपने इससे आप भी अभी आपको लग रहा है कि सर इससे आंसर जल्दी आया हमारे पास, इससे बहुत टाइम लगा। ये टाइम तो आपको दिख रहा है जब मैं कर रहा हूँ। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होंगे भाई, और कई तो गलती करके ही रहेंगे, कई कंफ्यूज भी हो जाएंगे। और जब आप लिख के ऐसे करोगे टाइम भी लगेगा। आप तो ये तो मैंने समझाने के लिए किया है, आपको टाइम थोड़ी लगेगा। आपको 5 संख्या है, 5 चाली का एक पहले अलग रख लो, एक लिखो ही मत, सीधे यहाँ पे आंसर लिखो। आपने क्या देखा कि 5 संख्या 5 3 15 हासिल की, एक यहाँ पे रख लेता हूँ, 4 12 और 1 3 हासिल की, एक यहाँ पे रख लेता हूँ, 3 3 9 और 1 10 हासिल की, एक यहाँ पे रख लेता हूँ, 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। आपको ऐसे करना है, ऐसे कैलकुलेशन करोगे तभी आप इसको टाइम पे कर पाओगे। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट आपको करना है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि पहले इकाई के अंकों को लेके जोड़ लेना है, असल को छोड़ते हुए चलना है, कैरी आपको रखना है। फिर आपको क्या करना है कि दाई के ले लेना है, फिर सैकड़े के, फिर 10,000 के, और फिर 10,000 के। ठीक है, और बड़ी अगर संख्या हो तो और भी ले लेना है, कोई दिक्कत कोई समस्या? ठीक है, नेक्स्ट आप करना घर पे जाके। 3 नंबर क्या बोल रहा है कि अगर दशमलव वाली जोड़ हम कैसे करेंगे? तो नॉर्मल लोग जानते हैं, सभी स्टूडेंट लगभग जानते हैं दशमलव वाली जोड़ कैसे करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जब उनको कंफ्यूज होगा दशमलव वाली जोड़ में बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि दशमलव के बाद डिजिट्स का जब राइट और लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स होते हैं उनको वो हेर फेर करने लग जाते हैं, कंफ्यूज होने लग जाते हैं। तो आपको बेसिक याद रखना है कि जब भी हमें कोई दशमलव में डिजिट्स दिए जा रहे हैं और हमें जोड़ करना है चाहे बाकी करना है, तो आपको क्या करना है? दशमलव को एक ही लाइन में लिखना है, चाहे कितनी भी संख्या हो, चाहे हमारे पास 4 नंबर हो चाहे 5। अगर जोड़ करना है तो यहाँ पे डिजिट, और चाहे माइनस करना हो चाहे कुछ भी करना हो, दशमलव को आपको हमेशा जोड़ और माइनस में एक ही लाइन में लिखना है। इससे राइट साइड वाले राइट साइड में रहेंगे डिजिट्स, इससे लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड में रहेंगे। इस प्रकार इन अंकों को आपको चाहे जोड़ करना हो चाहे माइनस करना हो, ऐसे चलना है। ठीक है, समझ में आया कि जब भी हमें दशमलव में डिजिट्स अगर हमें दिए हो गए हो नंबर्स, और उनका जब ऐड और गुणा जोड़ और बाकी करना हो, तो हमें दशमलव को एक लाइन में रख के करना है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या दे रखा है? 129.17। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? 129.17। फिर क्या दे रखा है? 131.67, 138, 1.67। फिर क्या दे रखा है? 133.91, 133.91। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था? इन दशमलव डिजिट्स को, सॉरी दशमलव को एक ही लाइन में लिखना है। यहाँ पे आपको दशमलव को एक ही लाइन में लिखना है, ये लाइन आपके पास एक होनी चाहिए। ठीक है, इससे आपको साइड में नहीं करना है, चाहे यहाँ पे आपके पास चाहे 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो चाहे 10 डिजिट हो, यहाँ पे पास चाहे आपके पास 0 डिजिट हो चाहे हो ना हो, चाहे 1 डिजिट हो चाहे 50 डिजिट हो, दशमलव को हमेशा जब भी जोड़ करना है सिर्फ एक लाइन में लिखना है। अब आप जब इनको जोड़ोगे तो आपको क्या कैसे, यहाँ पे 2 डिजिट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऐसे एक को जोड़ दोगे फिर एक को जोड़ दोगे, फिर इनको जोड़ दोगे, इनको जोड़ दोगे, इनको जोड़ दोगे। क्या हुआ इसका आंसर? 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया। यहाँ पे कैरी 1 आ गया, ये कितना हो गया? 15, 16 और 1 17 हो गया। वापिस कैरी 1 आ गया, ये कितना हो गया? 10 से क्या 14 हो गया। कैरी 1 आ गया हमारे पास, 6 2 8 और 1 9 हो गया, और 3 हो गया। कितना आ गया हमारे पास? ये आ रहा है हमारे पास 2 8 1 9, 394.75। ठीक है, 394.75 आ रहा है, इसका मतलब 15। तो आपको स्टूडेंट से क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमें पॉइंट्स में नंबर्स को जोड़ना है तो दशमलव को एक लाइन में लिखना है। उसके राइट और लेफ्ट साइड में हमें कोई मतलब नहीं कितने भी डिजिट्स हो,
हमें दशमलव को एक लाइन में लेके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि 0.888, 0.888, फिर 0.888 प्लस 0.88 प्लस 0.8, इनको ऐड करना है। स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमें इस फॉर्म में नंबर दिए जा रहे हैं और उनका जोड़ करना है तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे 4 डिजिट मिल रहे हैं, यहाँ पे 3 डिजिट मिल रहे हैं, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है, ठीक है। तो मैंने जब आपको वैसे नॉर्मल विदाउट पॉइंट वाले जब नंबरों को ऐसे नंबर थे 3 3 3 7 7 7 उनको ऐड करना कैसे बताया था, उसमें हमने क्या किया था, इकाई का अंक अलग कर लिया था दाई का। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि इसमें कितने हमारे पास डिजिट है। 4 डिजिट हमें दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने डिजिट दिख रहे हैं, 3 डिजिट दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं, 2 डिजिट दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको कितने दिख रहा है, 1 डिजिट दिख रहा है। अब आपको वापस वहीं से शुरू करना है और जो हमारे पास कैरी शेष रहता है यानी हासिल जो रहती है उसको आगे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो ये 8 आ गया, 4 2 16 आ गया, 16 का 6 आ गया, हासिल हमारे पास 1 रहेगी। ये 8 3 24 आ गया और हासिल 1 कैरी 1 25 हो गया, फिर वापस 2 रहेगी हासिल। ये 8 चौक 32 आ गया और 2 30 आ गया। अब हमें देखना है कि इनमें कितने डिजिट्स के बाद में पॉइंट था। अब हमें देखना हाईएस्ट कितने डिजिट्स पे पॉइंट था, उतने डिजिट्स तो हमें लगाने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमने हाईएस्ट कैसे लिया, क्यों लिया कि जब भी हमें पॉइंट को वाली संख्या को ऐड करें तो मैंने क्या बताया था कि आपको पॉइंट को सीधी रेखा में रखना है, एक में 4 8। अब ये जो हमारे पास बनेगा दूसरा, ये पॉइंट को सीधी रेखा में चलेगा, ऐसे नहीं कि आप पॉइंट ऐसे चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे एक अगर आपको डिजिट कम पड़ रहा है तो आप 0 लगा सकते हैं, वैल्यू वहीं रहेगी। यहाँ पे अगर आपके पास 2 डिजिट कम है तो 2 0 लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 डिजिट कम है। जब अभी इनको ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं कि 4 4 हमारे पास डिजिट है हर बार, तो पॉइंट भी 4 डिजिट के बाद आएगा। ऐड करके देख लो, यहाँ पे 8 आ रहा है, 8 2 16 का 6 आ गया, कैरी 1 8 3 24 1 25 आ गया, कैरी 2 8 चौक 32 और 2 34 आ गए, तो यहाँ पे 34 था ना। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये है वो गलती हो गई थी, ऐसे नहीं कि आपने इस मेथड से किया तो भी गलती होगी, वो तो मैंने गलत जोड़ लिया था 8 चौक 32 में, उसमें 4 जोड़ दी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपने क्या चाहे ऐसे जोड़ लो, आपको इजी लगे वैसे जोड़ लो। मैंने तो बस आपको ट्रिक बताई है कि जब भी आपको इस फॉर्म में बने आपको माइंड में कैलकुलेशन होती है, इससे माइंड में कैलकुलेशन थोड़ी करने में दिक्कत आती है। और एक अगर इससे माइंड में कैलकुलेशन करनी है तो मैंने शुरुआत में क्या बताया था कि जब भी आपको ऐसे जोड़ना हो तो यहाँ पे पॉइंट को एक बार भूल जाओ आप। अब यहाँ से 8 हजार ले लो, यहाँ से 8 हजार ले लो, 8 चौक 32 हजार तो सीधे हो गए, फिर इसमें कुछ लेना नहीं है। यहाँ से 800 ले लो, 8 कितने हो गए 2400 हो गए, तो 34,400 सीधे हो गए। 80 और 80 160 और 168, 34,400 से 168 जोड़ दो, 34,568, फिर 4 डिजिट के बाद 0 लगा पॉइंट लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताता है, भिन्नों का जोड़। कहते हैं कि हमें क्वेश्चन में फ्रैक्शंस दी जाती है यानी भिन्न मिल जाती है, उनमें का कई बार उनका जोड़ भी करना पड़ता है, उनका घटाव भी करना पड़ता है। जैसे हमें दी जाती है 1/2 को जोड़ो 3/4 से, तो इसमें तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार भिन्न को कैसे जोड़ूं, इसको यार कैसे लिखूं, इसका मान क्या है। आपको स्टूडेंट कुछ नहीं करना, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ। अगर आपको भिन्न मिल जाए, चाहे वो जोड़ में हो चाहे माइनस में हो, आपको क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 1 को 4 से करना है क्रॉस, फिर 2 को 3 से करना है, फिर 2 को 3 से करना है, 1 को 4 से करना है, फिर 2 को 3 से करना है, और बीच में जो हमारे पास सिंबल है चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का, उसको वैसे ही रहने देना है। फिर नीचे है इन दोनों का गुणा करना है 2 को 4 से। ये एलसीएम के मेथड से भी होता है और ये इसका सिंपल मेथड है। एलसीएम आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं उसकी वैसी क्लास से दोबारा कराऊंगा, फिर फ्रैक्शन को भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं फ्रैक्शन का एक बार बेसिक जोड़ बता रहा हूँ। फ्रैक्शन में अगर आपको जोड़ा है तो आप कैसे कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया दोनों का,
सिंबल सेम रहने दो और नीचे वाला को गुणा करके वापस कर दिया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 6/8। अगर प्लस में होता फिर निकाल लेते हैं और माइनस में होता तो वैसे निकाल, ठीक है। तो जब भी आपको अगर भिन्न यानी फ्रैक्शंस दी जाए आपको और उनका जब जोड़ बाकी करना हो तो आप कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और नीचे वालों को दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सिंबल को सेम रहने देना है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि अगर हमारे पास भी भिन्न P/Q प्लस माइनस R/S है तो हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये PS बन जाएगा प्लस माइनस ये QR बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, QS बन जाएगा, ठीक है। यही तो दे रखा है हमें। हाँ, तो एग्जाम्पल दे रखा है कि क्या दे रखा है एग्जाम्पल 3/4, तो 3/5 है प्लस 4/6 है, इन दोनों का ऐड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6×3 18 हो गया। फिर मैंने क्या कहा था, सिंबल अगर हमें वही लेना है जो भी सिंबल हो, तो यहाँ पे 18 आ रहा है और 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किए 5 को 20 आ रहे हैं। नीचे वालों को दोनों को वैसे सेम गुणा करना है, 5 संग 30 आ रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 18 और 20 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। ये एक लास्ट बिन आ गई इन दोनों के ऐड करने के बाद। इसको अगर उसमें कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हो, 2 ही कट रहा है शायद, 2 से काटेंगे तो कितने बन जाएंगे, 19/15। अब ये इसमें कोई कॉमन नहीं है, कटेगा नहीं, तो ये एक हमारे पास जब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को जोड़ेंगे तो ये फ्रैक्शन निकल के आएगी, ठीक है। समझ में आया कि आपको जोड़ फ्रैक्शंस में जोड़ बाकी कैसे करनी है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंबल को सेम रहने देना और नीचे वाले को गुणा करना है, फिर आपको सोल्व करना है, ठीक है। ओके, तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर बाकी सब हम नेक्स्ट क्लास में आपको गुणा करना बताऊंगा, गुणा के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और उसमें मैं आपको हर तरीके से ट्रिक बताऊंगा। फिर आपकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। जोड़ तो नॉर्मली आप कोई भी बंदा कर सकता है, जोड़ में इतनी कुछ खास बात नहीं है। तो मैंने बताया है, क्लास बेसिक थी कि जोड़ तो आपको अगर वैसे भी नॉर्मल मेथड से करोगे तो भी इतना टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा और आप इजीली कर भी पाओगे। लेकिन गुणा की एक क्या हर स्टूडेंट की दिक्कत रहती है कि जब हमें 2 डिजिट के बड़े गुणा या 3 डिजिट के बड़े गुणा आ जाते हैं तो हम करने में कर नहीं पाते हैं, तो सोचने लग जाते हैं, टाइम भी लग जाता है, गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हम गुणा करने की ट्रिक को अच्छे से समझेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, तो हमें उनमें प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि ज़्यादातर कैलकुलेशन क्वेश्चनों में गुणा की जाती है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम गुणा के बारे में।